एक समय की बात है। प्रीतनगर के राजा सोनभद्र एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते वह जंगल में बहुत ही दूर निकल गए। अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी तूफान की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। राजा के सभी सिपाही और उसके साथी चढ़ चुके थे। दिन ढलते ढलते राजा को अब वापसी की चिंता होने लगी, लेकिन राजा रास्ता भटक चुका था। अब इस हालत में राजा वापस तो नहीं जा सकता था। वह जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। अब मजबूरी में राजा को जंगल में ही रात बितानी थी। इसीलिए वह किसी सुरक्षित जगह की खोज करने लगा। चलते चलते उसे एक जगह पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। आगे जाकर राजा ने देखा तो वहां पर एक झोपड़ी थी। नेक दिल राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाकर बताया कि मैं एक मुसाफिर हूं। बाहर मौसम खराब हो चुका है और मुझे सर छुपाने के लिए आसरा चाहिए। झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह बड़े ही सम्मान के साथ राजा को अंदर ले गया। उस बूढ़े आदमी की एक जवान और सुंदर बेटी थी। वह दोनों बाप बेटी इस जंगल में रहते थे और वो आदमी जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में जाकर बेचता। इसी तरह से उनका गुजारा चलता था। उसकी बेटी ने राजा के लिए बहुत ही अच्छा खाना तैयार किया। खाना बहुत ही साधारण था, लेकिन स्वाद में बहुत ही अच्छा था। इसके बाद राजा के लिए एक आरामदायक बिस्तर लगाया गया। बूढ़े आदमी और उसकी बेटी ने राजा की बहुत ही अच्छे से सेवा की। झोपड़ी में रात गुजारने के बाद सुबह उनका धन्यवाद करके राजा अपने महल में वापस आ गया। लेकिन उसे उस बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत बेटी की बहुत ही याद आ रही थी, जिसने उसे एक परदेसी मुसाफिर समझकर इतना ख्याल रखा। राजा की शादी एक मंत्री की बेटी से होने वाली थी। मंत्री की बेटी बहुत ही घमंडी और चालाक थी। राजा ने मंत्री की बेटी से शादी करने से मना कर दिया और यह फैसला किया कि वह जंगल में रहने वाले उस लकड़हारे की बेटी से शादी करेगा। इस तरह से राजा और उस लकड़हारे की बेटी की शादी हो गई। राजा के मंत्री को इस बात का बहुत ही दुख हो रहा था। वो अब मौके की तलाश में रहने लगा। राजा अपनी रानी के साथ बड़े अच्छे से दिन गुजार रहा था। एक साल बीतने पर राजा के यहाँ पर एक लड़की का जन्म हुआ और दूसरे साल भी एक और लड़की ने जन्म लिया। इस तरह से राजा की अब 2 बेटियां हो चुकी थीं। एक दिन मौका देखकर राजा के मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राज्य का राजपाट चलाने के लिए एक बेटा जरूर होना चाहिए। इसीलिए मेरा तो सुझाव यह है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए ताकि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सके। लेकिन राजा ने इस बात से इनकार कर दिया। जब मंत्री ने यह देखा कि उसकी बेटी की शादी राजा से होने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता सेनापति और बाकी मंत्रियों को अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। फिर एक दिन धोखे से रानी के कमरे में सांप छोड़ दिया और सांप के डसने से रानी की मौत हो गई। दोनों राजकुमारियां अब भी बहुत ही छोटी थीं, लेकिन राजा ने फिर भी दूसरी शादी नहीं की। जब मंत्री ने देखा कि उसकी दाल नहीं गल रही, तो उसने रसोइयों के साथ मिलकर राजा के खाने में जहर मिला दिया, जिसके कारण राजा की भी मौत हो गई। फिर मंत्री ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। राजा की एक पुरानी और वफादार दासी थी जो यह सब कुछ देख रही थी। उसे अब इस बात का एहसास हो गया कि मंत्री जल्दी ही राजकुमारियों को भी मरवा देगा। इसीलिए वह दासी उन दोनों राजकुमारियों को लेकर रात के अंधेरे में कहीं दूर चली गई। इस तरह से एक नेक दिल राजा की जगह वहां की प्रजा को एक बेरहम और लालची राजा मिल गया। वह दासी लड़कियों को लेकर जंगल में गई और उनका भरण पोषण करने लगी। समय अपनी गति से गुजरा। अब दोनों लड़कियां जवान हो चुकी थीं। इसी दौरान एक दिन नौकरानी बहुत बीमार हो गई। जब उसने अपनी मौत को नजदीक देखा, तो दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि असल में वो दोनों राजकुमारियां हैं और उनके माँ बाप के साथ क्या हुआ वो सब भी राजकुमारियों को बताया। इसके बाद उस नौकरानी की मौत हो गई। नौकरानी के मरने के बाद दोनों लड़कियां बिल्कुल अकेली हो गईं। वे दोनों अपने माता पिता को याद करती और बहुत ही रोती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। राजकुमार का एक दोस्त भी उसके साथ था। वो दोस्त मंत्री का बेटा था। राजकुमार ने जंगल में 2 तीतर का शिकार किया और फिर अपने दोस्त को उनका मांस पकाने के लिए कहा। खुद राजकुमार एक घने पेड़ के नीचे आराम करने लगा। मंत्री के बेटे ने आग जलाकर तीतर का मांस पकाना शुरू किया कि तभी उसकी नजर सामने एक झोपड़ी पर पड़ी।
जहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी हुई थी और वह मंत्री के बेटे को बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। जब मंत्री के बेटे ने उसे देखा तो वह भी हैरान रह गया कि इस वीरान जंगल में इतनी सुंदर लड़की कहां से आ गई। मंत्री का बेटा उस लड़की के पास गया और उसे अपने बारे में सारी जानकारी दी। इतने में उन्हें जलने की बू आने लगी। मंत्री का बेटा भागकर वापस आया तो देखा कि जो मार्च में पका रहा था वो जल चुका था। अब वह बहुत ही परेशान हो गया तो लड़की कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए यह तीतर पकड़ देती हूं। फिर उसने तीतर पकड़कर मंत्री के बेटे को दे दिया। राजकुमार, जो कि बहुत ही देर से इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कि मेरे दोस्त ने इतनी देर क्यों लगा दी। पहले तो वह इतनी देर कभी नहीं लगाता था। मंत्री का बेटा जब पका हुआ मांस लेकर वापस आया, राजकुमार ने जब वो खाया तो वह हैरान रह गया और मंत्री के बेटे से पूछा, आज तुमने इतना स्वादिष्ट मांस कैसे पका लिया? आज से पहले तो तुम्हारे हाथ में इतना स्वाद नहीं था। तब मंत्री के बेटे ने उसे यह बताया कि यहां से थोड़ी ही दूरी पर एक झोपड़ी है जहां एक खूबसूरत लड़की रहती है। उस लड़की ने यह मांस पका कर दिया है क्योंकि मैं तो सिर्फ उसे ही देखता रह गया। दूसरी तरफ छोटी राजकुमारी जब वापस अपनी झोपड़ी में आई, जो कि नदी पर कपड़े धोने के लिए गई हुई थी, तो बड़ी राजकुमारी ने उसे मंत्री के बेटे का सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वह मुझे देखता ही रह गया। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, तुम देखना, वो अब राजकुमार को लेकर वापस आएगा और तुम इतनी सुंदर हो कि राजकुमार तुम्हें पसंद कर लेगा। तुम राजकुमार के साथ चली जाना और उसके साथ शादी कर लेना, लेकिन उसे मेरे बारे में मत बताना। बड़ी राजकुमारी ने सारी बात सुनी तो कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब छोटी राजकुमारी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बहन, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आऊंगी, पर हमारा यह रिश्ता अब इस दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। यह कहते हुए वह बाहर गई। जब वह वापस झोपड़ी में आई तो उसके पास बहुत ही छोटे छोटे सफेद फूल थे। वह फूल उसने अपनी बड़ी बहन को देते हुए कहा, जब राजकुमार तुम्हें लेकर जाएगा तो तुम सारे रास्ते यह फूल एक एक करके गिराती रहना। इस तरह से मैं इन फूलों का पीछा करते हुए तुम तक पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाने के बाद छोटी बहन झोपड़ी से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। इतने में राजकुमार मंत्री के बेटे के साथ वहां पर आ गया। जैसे ही उसकी नजर बड़ी राजकुमारी पर पड़ी तो वह उसे देखकर उससे प्रेम करने लगा। राजकुमार ने पूछा, आप इस जंगल में अकेली क्यों रहती हो? राजकुमार अपनी छोटी बहन के द्वारा समझाई हुई बातें राजकुमार को बताने लगी और कहने लगी, मैं यहां पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी मां की तो मौत हो चुकी थी, जबकि मेरे पिता एक लकड़हारे थे। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर हम लोग गुजारा करते थे। कुछ दिन पहले ही मेरे पिता की भी मौत हो गई। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं अकेली ही रहती हूं। राजकुमार ने जब यह सुना तो फौरन राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। राजकुमारी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। चलते समय राजकुमारी ने एक गठरी उठा ली जिसमें सफेद फूल थे। राजकुमार ने उसे अपने साथ अपने घोड़े पर बैठा लिया और वे लोग चलने लगे। रास्ते में बड़ी बहन एक एक करके वो सफेद फूल गिराती दी जा रही थी। दूसरी तरफ छोटी राजकुमारी पेड़ की ओर से बाहर निकली और उन सफेद फूलों का पीछा करने लगी। राजकुमार बड़ी बहन को लेकर सीधा महल में पहुंचा और अपने माता पिता के पास लेकर गया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई और यह भी कहा कि वह इस लड़की से प्रेम करता है और इसी के साथ दूसरी शादी करना चाहता है। असल में राजकुमार की पहले भी एक पत्नी थी, लेकिन वह बहुत ही घमंडी और नकछड़ी थी। उसकी मां भी उसके साथ ही महल में रहती थी। वो अभी तक राजकुमार को कोई संतान नहीं दे पाई थी। शायद इसीलिए राजकुमार ने दूसरा विवाह किया था। जब उन दोनों को पता चला कि राजकुमार दूसरी शादी करने वाला है तो उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया, पर वे दोनों जानती थीं कि राजकुमार जिस बात की ठान लेता है वह करके ही रहता है। इसीलिए उसने शादी के लिए बनावटी खुशी का इजहार किया और कहने लगी, कितनी खुशी की बात है कि राजकुमार की एक बार फिर से शादी होगी और हम दोनों तो सौतन नहीं बल्कि बहनें बन बनकर रहेंगी। जब राजकुमार की पहली पत्नी ने शादी पर कोई ऐतराज नहीं किया तो बाकी सभी लोग भी राजी हो गए। दूसरी तरफ छोटी बहन वो फूलों का पीछा करते हुए नगर में आ चुकी थी। पूरे नगर में उत्सव का माहौल बना हुआ था। छोटी बहन ने एक बूढ़ी औरत से पूछा,
अम्मा क्या बात है, हर तरफ रौनक लगी हुई है। तो बूढ़ी अम्मा ने बताया, हमारे राजकुमार को जंगल से एक बहुत ही प्यारी लड़की मिली है और राजकुमार उसके साथ शादी करने वाला है, इसीलिए सारे नगर में उत्सव मनाया जा रहा है। फिर छोटी बहन ने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा क्या मुझे यहां पर कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूं और मेरे मां बाप नहीं है, रहने के लिए कोई आसरा भी नहीं है। बूढ़ी औरत कहने लगी, काम तो मिल सकता है, क्योंकि आजकल महल में बहुत ही काम है और मैं भी वहीं पर जा रही हूं। उस बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले ही बीमारी के कारण मर चुकी थी। बुढ़िया ने छोटी राजकुमारी से कहा, मुझे तुम्हें देखकर अपनी बेटी की याद आ रही है, तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर पर ही रह सकती हो। असल में यह बूढ़ी औरत अपनी जवानी में महल में नौकरानी का काम करती थी। अब बुढ़ापे की वजह से वह यह काम छोड़ चुकी थी। राजकुमारी ने कहा, ठीक है अम्मा, मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगी, लेकिन मैं काम करना चाहती हूं। क्या तुम महल में मुझे कोई काम दिलवा सकती हो? बूढ़ी औरत राजकुमारी को लेकर महल की तरफ चल दी, जहां हर तरफ खुशियों का माहौल था। बूढ़ी अम्मा जब उसे लेकर महल में पहुंची तो सामने से राजकुमार की पहली पत्नी आती हुई दिखाई दी। वो उस बुढ़िया को अच्छी तरह से जानती थी। बुढ़िया ने उसे प्रणाम किया और कहने लगी, ये मेरी भांजी है और आज ही गांव से आई है। इस बेचारी के मां बाप मर चुके हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे महल में दासी के रूप में रख लीजिए। राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी बहन को बड़े ही ध्यान से देखा और फिर उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। कहने लगी, सुनो लड़की, तुम इतनी दूर अपने गांव से यहां पर काम करने के लिए आई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गरीबी मिटाने के लिए धन की आवश्यकता होगी। अगर तुम यहां पर मेरी खास नौकरानी बनकर रहोगी और मेरे बताए हुए काम करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूंगी, क्योंकि बाकी सभी दासियां इस महल में पुरानी हैं और वो मेरा साथ नहीं देंगे। तुम्हें उन सब से बचकर मेरे लिए काम करना होगा। बोलो, क्या तुम्हें यह मंजूर है? छोटी बहन यह जान चुकी थी कि यह राजकुमार की पहली पत्नी है और इसकी बातों से उसे किसी साजिश की बू आने लगी। बात को समझते हुए वह जल्दी से बोली, रानी जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराती हुई बोली, अभी तो मैं रानी नहीं बनी हूं, जब राजकुमार राजा बन जाएगा तब मैं रानी बनूंगी। छोटी बहन ने कहा, आप चिंता न करें, ईश्वर ने चाहा तो आप जल्दी ही रानी बन जाएंगी। यह सुनकर राजकुमार की पहली पत्नी कहने लगी, तुम तो बहुत ही काम की चीज हो, बस तुम आज से ही महल में मेरे लिए काम करने लगो और मेरे कहे के मुताबिक चलना। छोटी बहन ने कहा, जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अपना हर काम पूरी मुस्तैदी से करूंगी। इसके बाद वह दोनों बड़ी राजकुमारी यानी बड़ी बहन के कमरे में गई। पहली पत्नी कहने लगी, यह लड़की आज से आपकी दासी है, तुम्हें जो भी काम करवाना हो इससे करवा लेना। अब बड़ी बहन ने जब अपनी छोटी बहन को देखा तो बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, आप कितनी अच्छी है। राजकुमार की पहली पत्नी कहने लगी, महल में मुझे बहुत सारे काम है, मैं वह देखने जा रही हूं। उसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को यह सच्चाई नहीं बताया कि यहां महल में आकर उसे क्या काम करना है। 2 दिन के बाद राजकुमार की शादी बड़ी बहन के साथ हो गई। सभी लोग बहुत ही खुश थे, सिवाय राजकुमार की पहली पत्नी के। छोटी बहन हमेशा सारा दिन उसके साथ ही रहती और सोचती रहती कि दूसरी पत्नी से कैसे छुटकारा पाया जाए। कुछ दिनों के बाद बड़ी बहन गर्भवती हो गई। यह खबर राजकुमार की पहली पत्नी के लिए बहुत ही बुरी थी, क्योंकि अब तक वो राजकुमार को संतान न दे सकी थी। दूसरी तरफ राजा रानी और राजकुमार बहुत ही खुश थे। अब तो बड़ी बहन का और भी ज्यादा ख्याल रखा जाने लगा। इधर छोटी बहन राजकुमार की पहली पत्नी के साथ मिलकर यह सोचने में लगी हुई थी कि क्या किया जाए। अब छोटी बहन भी बहुत ही परेशान रहने लगी। एक दिन मौका देखकर उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, हमें महल छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। अब छोटी बहन यह भी नहीं बता सकती थी कि राजकुमार की पहली पत्नी उससे कितना जलती है। वह अगर यह बात बता भी देती तो उसकी बात पर कोई विश्वास न करता, क्योंकि राजकुमार की पहली पत्नी सबके सामने छोटी बहन का बहुत ही ख्याल रखती थी। बड़ी बहन यह बात सुनकर कहने लगी, बहन, मुझे यहां पर सभी लोग बहुत ही प्यार करते हैं। मैं तो तुम्हें उसी समय कह रही थी कि तुम भी मेरे साथ महल में चलो, लेकिन तुम नहीं मानी और तुमने ही कहा था
कि अपना और मेरा रिश्ता सबसे छुपा कर रखना। तुम अगर कहो तो मैं अभी के अभी राजकुमार को सारी बात बता देती हूं कि तुम मेरी बहन हो। पर अक्लमंद छोटी राजकुमारी जानती थी कि अब इस सच्चाई को बताने से सभी लोग उन्हें झूठा ही समझेंगे, सोचेंगे कि हमने जानबूझकर अपना यह रिश्ता छुपाया, और यह भी हो सकता है कि वे लोग हम दोनों बहनों को षड्यंत्रकारी या जासूस समझेंगे। यह सब विचार करने के बाद छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, नहीं, तुम अभी किसी को मत बताना। कुछ दिनों के बाद जब बच्चे के पैदा होने का समय हुआ, राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी बहन को बहुत सा धन देकर कहा कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम उसको उठाकर मार देना और उसकी जगह पर बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी बहन कहने लगी, ये काम तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। फिर जब बच्चे ने जन्म लिया तो दाई ने बेहोश मां यानी कि बड़ी रानी के पास से बच्चे को उठाया और छोटी बहन को दे दिया और यह कहा कि इसे ले जाकर मार दो और उसकी जगह पर बिल्ली के बच्चे को रख दो। छोटी बहन ने जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटा और छिपते छिपाते पिछले रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने बूढ़ी अम्मा को वह बच्चा देते हुए कहा, अम्मा, यह बच्चा मेरी बड़ी बहन का है। यह बात तुम किसी को मत बताना। इसे बकरी का दूध पिलाकर पालो। मैं शाम तक इसको आकर संभालती है। बूढ़ी अम्मा ने उससे कोई सवाल नहीं किया क्योंकि वह बहुत ही जल्दी में थी। छोटी बहन जब महल में वापस आई तो देखा कि महल में कोहराम मचा हुआ था। दाई ने सबको यह बताया था कि राजकुमार की दूसरी पत्नी ने इंसान की जगह बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। यह खबर सुनकर सब लोग हैरान थे और दुखी भी। बड़ी बहन रोती जा रही थी और कह रही थी कि यह सब झूठ है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और न ही उससे कोई बात कर रहा था। छोटी बहन ने एक बार फिर से अपनी बड़ी बहन को कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम इस महल को छोड़कर अपनी दुनिया बरसाएंगे। पर वह नहीं मानी और कहने लगी कि वो राजकुमार से बहुत ही प्यार करती है, इसीलिए वो राजकुमार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। छोटी बहन रोते हुए वापस अपने घर आ गई और उसने बूढ़ी अम्मा को सारा किस्सा सुनाया। इस पर अम्मा ने कहा, बिटिया, अब जो होना था वह हो चुका है। हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। समय आने पर ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय बीता। इस दौरान राजा की तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। अब राजकुमार का राज तिलक कर दिया गया और उसे राजा बना दिया गया। अब राजपाट की सारी जिम्मेदारी राजकुमार और उसकी दोनों रानियों ने ली। एक बार फिर से बड़ी बहन गर्भवती हुई। अब की बार बड़ी रानी ने छोटी बहन को बहुत सा इनाम दिया और कहा कि इस बार तुम बच्चे के जन्म पर उसकी जगह कुत्ते के बच्चे को रख देना। इस पर छोटी बहन कहने लगी, इस बार ऐसा न कीजिए बड़ी रानी जी, क्योंकि आपके भी कोई संतान नहीं है और राजा को भी उत्तराधिकारी की जरूरत होगी। बड़ी रानी गुस्से में आकर कहने लगी, अगर तुझे यह काम नहीं करना तो मत कर, मैं यह काम किसी और से करवा लूंगी। इस पर छोटी बहन तुरंत बोली, अरे नहीं रानी जी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। छोटी बहन एक बार फिर से अपनी बड़ी बहन को समझाने लगी कि यहां से चले, पर बड़ी बहन कहने लगी कि अब तो मैं रानी बन चुकी हूं और मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलने लगी हो। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की इस बात पर मन ही मन दुखी हो रही थी। बच्चे के जन्म का समय आया तो एक बार फिर से छोटी बहन ने बेहोश मां के पास से बच्चा उठा लिया और दाई ने उसकी जगह पर कुत्ते का बच्चा रख दिया। छोटी बहन पहले की ही तरह से पिछले दरवाजे से बच्चे को लेकर अपने घर में आ गई। बच्चे को बुरी अम्मा को सौंपकर वह खुद उल्टे पांव वापस महल में जा पहुंची। महल में आकर उसने देखा कि एक बार फिर से कोहराम मचा हुआ था। बड़ी रानी कहने लगी, मुझे तो यह औरत लगती ही नहीं। पहली बार इसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया और दूसरी बार कुत्ते के बच्चे को। मैं तो कहती हूं कि इसे कारागार में डाल दिया जाए, वरना अगले साल न जाने ये क्या पैदा करेगी। राजा भी अब इन सब बातों से परेशान हो चुका था। उसने अपने दोस्त को बुलाया जो कि अपने पिता की जगह अब मंत्री बन चुका था। उसे आदेश दिया कि छोटी रानी को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री ने राजा को समझाने की बहुत ही कोशिश की कि न जाने मुझे क्यों लगता है कि छोटी रानी निर्दोष है, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार छोटी रानी को कारागार में डाल दिया गया। अब तो बड़ी रानी बहुत ही खुश थी क्योंकि सारी चीजें उसके मन के मुताबिक हो रही थीं। दिन बीतने लगे। राजा को कभी कभी अपनी छोटी रानी की याद आती थी।
पर साथ ही जब उसे बिल्ली और कुत्ते के बच्चे के बारे में याद आती तो वो अपनी रानी से नफरत करने लगता है। दूसरी तरफ छोटी बहन ने बड़ी रानी से कहा कि अब उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए वह महल के काम को छोड़कर जा रही है। रानी को दासियों की कोई कमी तो थी नहीं। छोटी बहन अब बूढ़ी माँ और दोनों बच्चों को लेकर जंगल में अपनी उस झोपड़ी में वापस आ गई। वहां पर वे उन दोनों बच्चों को पालने लगी। 5 साल के बाद एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। राजा और उसका मंत्री दोनों अपने घोड़े को नदी के किनारे पानी पिलाने के लिए गए। अभी वह पानी पी रहे थे कि क्या देखते हैं कि वहां पर बड़े ही सुंदर 2 बच्चे आए, जिनके पास लकड़ी के घोड़े थे। आते ही वे दोनों बच्चे अपने लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने लगे और साथ में वह एक गाना भी गा रहे थे, काठ का घोड़ा लोहे की लगाम, चल पानी पी ले मेरे गुलाम। राजा को यह सब देखकर बड़ी ही हैरानी हुई और वह उनके पास गया। उनसे पूछने लगा, प्यारे बच्चों, क्या लकड़ी के घोड़े भी कभी पानी पीते हैं और क्या लोहे की भी कभी लगाम होती है? इस पर बच्चे कहने लगे, अगर एक औरत कुत्ते के बच्चे को और बिल्ली के बच्चे को जन्म दे सकती है तो एक ना एक दिन यह लकड़ी के घोड़े भी पानी पिएंगे। यह सुनकर राजा और मंत्री दोनों हैरान रह गए। राजा ने बच्चों से पूछा कि यह बात तुम्हें किसने सिखाया? इस पर बच्चे बोले, हमारी मौसी ने। राजा ने कहा, बच्चों, मुझे अपनी मौसी के पास ले चलो। बच्चे राजा और मंत्री को उसी झोपड़ी पर ले आए जहां कुछ सालों पहले राजा आया था और बड़ी बहन को अपने साथ ले गया था। राजा ने जब वहां पर अपने महल की पुरानी दासी को देखा तो चौंक गया और पूछने लगा, लड़की, ये बच्चे कौन है और ये सब क्या मामला है? छोटी बहन ने राजा से कहा, आप कुछ साल पहले यहां से जिस लड़की को लेकर गए थे, मैं उसी की बहन हूं। मुझे इस बात का अंदेशा था कि राजमहलों में अक्सर साजिशें की जाती हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं। राजा ने पूछा, तुम्हें पहले से यह अंदेशा क्यों था? वह कहने लगी, हम भी कोई साधारण लोग नहीं हैं, बल्कि हम दोनों बहनें राजकुमारियां हैं। हमारे पिता भी आपकी ही तरह से राजा थे। वो एक बार जंगल में शिकार खेलने आए थे और रास्ता भूलकर मेरे नाना के घर, जो कि एक लकड़हारे थे, उनके पास आसरा ढूंढते हुए आए। वहीं पर उनकी मुलाकात हमारी माँ से हो गई। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन महल में न सिर्फ हमारी माँ के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, बल्कि हमारे पिता को भी उसका शिकार होना पड़ा और इस तरह से षड्यंत्रकारियों ने हमारे माता पिता को मार डाला। हमारे महल की एक दासी हम दोनों को यहां पर ले आई। इसके बाद हम इस जंगल में रहने लगे। इसीलिए मैंने अपनी बहन से कहा था कि वो हमारे रिश्ते के बारे में किसी को न बताएं। अगर महल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तो मैं कुछ ही समय के बाद सभी को सच्चाई बता देती। लेकिन महल में पहुंचते ही मुझे इस बात का पता लग गया था कि बहुत ही जल्दी मेरी बड़ी बहन के खिलाफ भी साजिश होने वाली है, क्योंकि आपकी पहली पत्नी ने भाग्यवश मुझे ही यह सब काम करने के लिए चुना था। वह यह नहीं जानती थी कि जिसके साथ मिलकर और जिसके खिलाफ साजिश कर रही है, वह दोनों आपस में बहनें ही हैं। इसके बाद छोटी बहन ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात राजा को बताई कि किस तरह से बड़ी बहन के बच्चों को कुत्ते और बिल्ली के बच्चों से बदला गया, और यह भी बताया कि ये दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि आपके ही बेटे हैं। राजा ने दोनों बेटों को गले से लगा लिया और सभी की आंखों में आंसू बहने लगे। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा को भयंकर गुस्सा आया और वह कहने लगा कि वो अब बड़ी रानी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन छोटी बहन ने उसे रोक लिया और कहा कि वो छोटी रानी की अपराधी है। पहले तो आप छोटी रानी को कारागार से निकाले, उसके बाद छोटी रानी को यह अधिकार दीजिए कि वह बड़ी रानी के लिए सजा तय करें। राजा को उसकी यह सलाह बहुत ही अच्छी लगी। छोटी बहन यह अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी बड़ी बहन बहुत ही नेक दिल और दयालु है और वो राजा की पहली पत्नी को माफ कर देगी, क्योंकि सजा देने से भी वह समय वापस नहीं आ सकता जो छोटी रानी ने कारागार में गुजारा था। राजा ने अपने दोनों बच्चों को घोड़े पर बिठाया और फिर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वो राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठा लें, क्योंकि राजा ने यह बात भांप ली थी कि मंत्री की नजरों में राजकुमारी के लिए प्यार उमड़ रहा था। इसके बाद वे सभी महल में पहुंच गए तो राजा ने सबसे पहले बड़ी रानी को बेरिया पहना दी
और खुद जाकर कारागार में छोटी रानी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। कहने लगा, रानी मुझे माफ कर दो, मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है और मैं तुम्हें आजाद करने के लिए यहां पर आया हूं। छोटी रानी को कैद से निकाला गया और बड़ी रानी को उसके सामने पेश किया गया। मंत्री ने सबके सामने एक बार फिर से सारी सच्चाई बयान की। छोटी रानी को जब उसके बच्चे और छोटी बहन मिल गई तो वह उनके गले लगकर रोने लगी और फिर राजा ने कहा, रानी आज तुम्हें अधिकार है कि तुम बड़ी रानी को सजा दो। मगर छोटी रानी ने यह कहकर उसे माफ कर दिया कि गुजरा हुआ समय वापस नहीं आ सकता और दूसरा, यह सब मेरे भाग्य में ही लिखा हुआ था, इसीलिए मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगी। जब बड़ी रानी, जो कि थर थर कांप रही थी, यह बात सुनी तो रोते हुए छोटी रानी के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब तो पूरे महल में उत्सव मनाने की तैयारी होने लगी। इस मौके पर मंत्री ने राजा के सामने अपनी और छोटी राजकुमारी की शादी का प्रस्ताव रखा। राजा ने मुस्कुराते हुए छोटी राजकुमारी की तरफ देखा। छोटी राजकुमारी ने शर्माते हुए नजरें झुका लीं। कुछ दिनों के बाद बड़े ही धूमधाम से मंत्री और छोटी राजकुमारी की शादी कर दी गई। इसके बाद वे सभी एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे।